करें क्लिक जरा, नहीं ऊपर और इससे नीचे, बस। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कल के लेक्चर का, प्रीवियस लेक्चर का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो बताएं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर? ओके जी, देन जी हामिद, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम सर जी। वालेकुम सलाम। सर ये ना इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स में सर ये थोड़ा सा ना वर्ड्स को एक्सप्लेन कर दें इसके। हम्म। तो ये सर ये पैराग्राफ आपके पास नहीं होगा? नहीं, इस वक्त मेरे सामने तो बुक नहीं है, मैं बुक नहीं रखता। आप बताएं कहाँ से, क्या है सर सेंटेंस? contrary to popular belief, economics is about much more than money, demand, and supply. At its core, economists study how decisions are made at different level in an economy. Household, firm, and whole society face a series of decisions to be made on daily basis. ठीक है। अच्छा, अब देखें, वो कह रहा है कि नॉर्मली कॉमनली ये समझा जाता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी का नाम है, कि हम गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को, सप्लाई को और बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा पैसे से मुतल्लिका को दो चार कॉन्सेप्ट इसमें स्टडी किए जाते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि ये नॉर्मल कॉमन बिलीफ है। वो कह रहा है कॉन्ट्रेरी टू दिस बिलीफ, यानी इसके मुखालिफ देखें तो एक्चुअली इकोनॉमिक्स जो है वो मनी, पैसे को स्टडी करना या डिमांड सप्लाई को स्टडी करना, ये तो एक आध टॉपिक है। असल कंसर्न या इसकी असल कोर या इसका बेसिक आइडिया, सब्जेक्ट मैटर जो है इकोनॉमिक्स का, वो है डिसीजन मेकिंग को समझना। और डिसीजन मेकिंग फिर तीन मुख्तलिफ लेवल्स पे है। कंज्यूमर लेवल पे है, उसमें डिमांड के टॉपिक हैं, कंज्यूमर बिहेवियर के हैं और एडवांस टॉपिक्स हैं। फिर प्रोड्यूसर लेवल पे डिसीजन मेकिंग को समझना कि प्रोड्यूसर्स अपने फैसले किस तरह से करते हैं मुख्तलिफ इकोनॉमिक सिचुएशंस में। और फिर जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम कहते हैं गवर्नमेंटल लेवल पे डिसीजन मेकिंग को समझना, कि गवर्नमेंट्स अपने बजट कैसे बनाती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन मैटर्स को कैसे हैंडल करती हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है वो डिसीजन मेकिंग एट थ्री लेवल्स, इसको अंडरस्टैंड करना। और रिसोर्स यूटिलाइजेशन अंडर सोसाइटीज, मुख्तलिफ दुनिया में देखें 200 के करीब कंट्रीज हैं। तो ये 200 कंट्रीज जो हैं वो अपने अपनी इकोनॉमीज को कैसे रन कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, अप्रोच क्या है उनको सॉल्व करने की। तो इसको ऑब्जर्व करना या स्टडी करना जो है वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। यानी इकोनॉमिक्स सिर्फ बेसिक आइडियाज का, डिमांड सप्लाई या पैसे से मुतल्लिका कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली ये ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम को समझने की कोशिश की जा रही है इसमें। ओके जी, देन अगेन हम जो है वो स्टिल चैप्टर नंबर 1 का पहला हाफ जो है वो कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इकोनॉमिक्स इज स्टडीड, ये भी मैक्सिमम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा का नहीं है। कि इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का तरीक़ाकार क्या है, या इकोनॉमिक्स में नॉर्मली हम कौन सा मेथड ऑफ स्टडी जो है वो फॉलो करते हैं। जी अब्दुल्ला बच्चे, क्या सर क्वेश्चन है? सर लास्ट बात ये थी कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव की यहाँ पे एग्जांपल बहुत लेंथी दी हुई है। वो असल तो में देखें, हाँ मैं आपकी बात समझ गया, वो एग्जाम्पल सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए है। बल्कि एक्चुअली 2 एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से जो शॉर्टर एग्जाम्पल है वो आप पेपर में यूज कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात असल में ये कुछ टॉपिक चैप्टर 1 के इस तरह के हैं कि उसमें रेफरेंस या एग्जाम्पल देनी पड़ती है थोड़ा सा एडवांस आगे, कॉस्ट के चैप्टर से, डिमांड सप्लाई के चैप्टर से। तो वो फिर थोड़ी सी डिटेल ज्यादा आ जाती है, लेकिन ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है। पेपर में आपसे इतना रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर 2 एग्जाम्पल हैं तो आप एक निकाल दें जो शॉर्टर है, उसको जरा एक्सप्लेन कर दें, बस दैट्स इट, सफिशिएंट है। मैंने छोटे एग्जांपल ना मिली नहीं है, मतलब एक ही एग्जांपल उसने बहुत लेंथी तरीके ना वो एक्सप्लेन की हुई है। किस नीचे सेंस? उसने कंक्लूजन दिया होगा। हाँ हाँ, ये हॉस्पिटल वाली है, कौन सी है?
Sir, government provide healthcare increase public expenditure is हाँ, positive economic statement. It can prove or display. Sir, yes, whole ठीक है, length है. इसको आप ऐसे समझ लें कि सिंपली वो कह रहा है कि देखें गवर्नमेंट इस साल के बजट में सेहत पे कितना पैसा खर्च करे, हेल्थ पे। इस चीज को बताने के दो तरीकाकार हो सकते हैं। एक आप ये कहें कि गवर्नमेंट ने पिछले साल, फॉर एग्जांपल, मैं वर्डिंग थोड़ी चेंज करके कह रहा हूं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने पिछले साल 100 अरब स्पेंड किया था, इस साल 110 अरब स्पेंड कर दें। ये पॉजिटिव अप्रोच कि पिछले साल गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च किया, इस साल इतना खर्च करें, ये अच्छा है, बुरा है, फायदेमंद है, नहीं है, कोई इससे डिस्कशन में नहीं आई चीज। लेकिन एक है कि इस पे टोटल डिबेट हो सकती है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की वजह से, हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, बजट डिस्टर्बेंस आएगी, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हेल्थ एक्सपेंस कितना बढ़ाना चाहिए। तो जब इस तरह की डिबेट आती है तो वो फिर नॉर्मेटिव अप्रोच है। तो आप दोनों में से सिंगल सेंटेंस ले लें, वो जरा डिटेल एग्जांपल करने के लिए आपको हाईलाइट किया गया, अदरवाइज इतनी लेंथी, क्योंकि क्वेश्चन ही ये शॉर्ट है 2 से 4 नंबर का, तो इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, थैंक यू सर. ओके जी, अब्दुल्ला बच्चे, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोलें। सर मैंने पूछना था कि ये इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स आपने कल पढ़ाया था? बिल्कुल किया था हमने। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है, मैंने बस यही पूछना था। ओके 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 जी। देन नेक्स्ट हमारे पास है हाउ इकोनॉमिक्स इज स्टडीड। अब तक देखिए हमने डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 3-4 चैप्टर हमने स्टडी किए। तो उनमें नॉर्मली हम जो अप्रोच यूज करते आए हैं उसको ब्रीफली समझ लें। Our world is a complex place, so everything which is being studied shall be observed in an isolated environment. देखिए इस दुनिया में आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक स्टडी करें तो आप उसको एज इट इज स्टडी नहीं कर सकते, आप उसको आइसोलेट करके स्टडी कर सकते हैं। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, मैं आप सबके लिए जरा सिंपल एग्जांपल यूज करता हूं इकोनॉमिक्स से हटके, फिर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। मसलन आपने मैट्रिक लेवल पे, इंटर लेवल पे सब लोगों ने फिजिक्स, बेसिक जनरल साइंस पढ़ी होती है। तो सिंपली फिजिक्स में हम ये बात करते हैं, कोई भी आप टॉपिक ले लें, सिंपल सा प्रोजेक्टाइल मोशन है कि आप किसी चीज को यहां से थ्रो करते हैं तो वो कितनी दूर जाके गिरेगी, 15 फुट, 20 फुट, 50 फुट। तो उसके लिए प्रॉपर एक कैलकुलेशन है फिजिक्स में कि आपने कितनी फोर्स से वो जो ऑब्जेक्ट है वो फेंका है, उस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगी है, एंगल उसका क्या है, अगर कोई रेजिस्टेंस है यानी कि हवा चल रही है मुखालफ सिमत में, या तो उसकी कैलकुलेशन, यानी आप न्यूमेरिकल में वो वैल्यूज पुट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी है, एयर प्रेशर इतना है, इतने फोर्स पावर लगी है उस पे, फला फला, आप वो वैल्यू पुट करें और उस न्यूमेरिकल मेथड के जरिए प्रॉपर कैलकुलेशन आ जाती है कि जी 15 फुट दूर, 25 फुट दूर ये ऑब्जेक्ट जाके गिरेगा। तो देखिए अब जब हम फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में ये सिनारियो अप्लाई कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमारी सेंस ये होती है कि ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। हमने एयर प्रेशर को, ग्रेविटी को, हर चीज को कैलकुलेट कर लिया है और उस कैलकुलेटेड सिनारियो में हम बता रहे हैं कि हमारा किया हुआ काम क्या इंपैक्ट लेके आएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से इकोनॉमिक्स को भी स्टडी करने के लिए, however it is only possible in basic sciences, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह में तो हम स्टडी कर सकते हैं। मसलन केमिस्ट्री में आपने स्टडी करना है, पानी का फार्मूला H2O है, तो सिंपली लैब टेस्टिंग मुमकिन है कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करें, तो अगर वाकई पानी बन जाता है तो इट इज ऑब्जर्व्ड कि पानी में H2O, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। तो बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनकी लैब टेस्टिंग बायो की पॉसिबल है कि आपने जो भी थ्योरी चेक करनी है उसको लैब में टेस्ट कर लें, उस तरह की इन्वायरमेंट बना लें जो कि बिल्कुल कंट्रोल्ड हो बाहर की दुनिया से हटके, और उसमें स्टडी कर लें कि क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं। लेकिन जो सोशल साइंसेज होती हैं, जिस तरह से इकोनॉमिक्स है, उसमें ये मुमकिन नहीं है। देयरफॉर इकोनॉमिस्ट कंस्ट्रक्ट मॉडल्स to understand the working of an economy from micro to macro level। तो इकोनॉमिस्ट जो है वो बेसिकली मॉडल्स या थ्योरीज डेवलप करते हैं, जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और इन मॉडल्स में एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से कोई भी फैक्टर दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और उसको हम सिंपल सेंस में क्या कहते हैं, दीज मॉडल्स आर ऑफन बेस्ड ऑन सिंप्लीफाइंग assumptions which may eliminate other influencing factors by taking them as constant।
देखिए लॉ ऑफ डिमांड में हम कहते हैं जी कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहेगी, वेदर कांस्टेंट रहेगा, टेस्ट कांस्टेंट रहेगा, प्राइसेस, यानी हमारे ख्याल में इस प्रोडक्ट की डिमांड को जो 5-7 फैक्टर इफेक्ट कर सकते थे, हमने उनको कांस्टेंट फर्ज कर लिया है कि फर्ज करें ये चेंज नहीं हो रहे, ये तो एज इट इज रहेंगे। और हम फिर ऑब्जर्व करते हैं कि प्राइस का डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है, और जब हम प्राइस का रिलेशन समझ लेते हैं तो फिर हम वन बाय वन बाकी फैक्टर्स को भी समझ लेते हैं कि अगर वेदर विंटर से समर का आएगा तो आइसक्रीम की डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा, गर्म कपड़ों की डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा, और अगर विंटर से समर आएगा तो क्या सिचुएशन है, अगर लोगों का टेस्ट चेंज हो जाए, लोगों का इनकम लेवल। तो यानी हम एक एक फैक्टर को एट ए टाइम समझते हैं, और उतने टाइम के लिए हमने थ्योरी में फर्ज किया होता है, एज्यूम, अजम्पशन का मतलब क्या है, हमने फर्ज किया हुआ है। फर्ज करें वेदर चेंज नहीं हो रहा तो कीमत का बढ़ना कपड़ों की डिमांड पे क्या इफेक्ट कर सकता है। फर्ज करें मौसम चेंज नहीं हो रहा तो कीमत का जो है वो किस तरह से इफेक्ट हो सकता है। तो मेकिंग अजम्पशन सिंपली मीन एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ वन फैक्टर। तो बेसिकली हम किसी भी एक फैक्टर के इफेक्ट को या रिलेशनशिप को समझने के लिए बाकी तमाम वजूहात, बाकी तमाम रीजंस, बाकी तमाम फैक्टर्स को कांस्टेंट समझते हैं, एज्यूम करते हैं, और फिर एक वेरिएबल का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करते हैं। सो इकोनॉमिस्ट ट्राई टू मेक सिंपल मैप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो इकोनॉमिस्ट बेसिकली एक पेचीदा सूरत हाल में से आसान मैप्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वैसे तो आइसक्रीम की डिमांड को 10 चीजें इफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन अगर हम एक एक करके समझना चाहें तो वी कैन लिंक के प्राइस ऑफ द आइसक्रीम, डिमांड फॉर आइसक्रीम को कैसे इफेक्ट करेगी, वेदर कैसे इफेक्ट करेगा, लोगों का इनकम लेवल कैसे। तो यानी जब हम वन बाय वन समझते हैं तो फिर वो एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिनारियो हमारे माइंड में आ जाता है कि वही मैं एस्टिमेट, हम अंदाजा लगा सकें कि आइसक्रीम की डिमांड कब बढ़ेगी, कब कम होगी, या कोई भी प्रोडक्ट जो है। तो बेसिकली दिस इज द वे हाउ वी स्टडी इकोनॉमिक्स। कि हम इकोनॉमिक्स में कोई भी टॉपिक जो स्टडी करते हैं उसमें आमतौर पे ये तरीकाकार अख्तियार किया जाता है कि वी एज्यूम सम अजम्पशंस कि कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, फिर हम दो वेरिएबल का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं और थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का ये पहला टॉपिक है जो कंप्लीट 10 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। वैसे तो रेयरली ही हुआ है कि ये पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। असल में इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों हिस्से 5-5 या 6-6 नंबर के हैं। तो इन दोनों में से कोई एक पूछा जाता है और वो 6 नंबर का या 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर ये दोनों पूछ लिए जाएं तो फिर ये कंप्लीट 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या होती है, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, या डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बता दें, और व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो, या व्हाट माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर्स एंड व्हाट इट डज नॉट कवर। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये किन टॉपिक्स को कवर करती है और किन को कवर नहीं करती, इस तरह भी पूछ लिया जाता है। लाजमी नहीं है मेरिट एंड डीमेरिट का लफ्ज जो है वो लिखा जाए। ओके जी, पहले हम दो डेफिनेशंस करने जा रहे हैं। ये दोनों आपको जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए ताकि आप जो है वो दोनों प्रेजेंट कर सकें, और फिर इसके हम मेरिट और डीमेरिट्स करेंगे। Okay, it is the branch of economics in which we study the smallest possible unit of an economy when we analyze the behavior of individual decision making units such as consumer, producer or firm, then it is called microeconomics। यानी कि जब हम किसी इकोनॉमी के छोटे यूनिट्स को समझने की कोशिश करें, किसी भी इकोनॉमी के छोटे यूनिट का मतलब एक कंज्यूमर, कि ये कॉमन पर्सन है, जब प्राइस बढ़ती है तो ये डिमांड कैसे चेंज करता है, अगर इसकी इनकम बढ़ जाए तो इसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, या कंज्यूमर बिहेवियर कि अगर किसी प्रोडक्ट से इसे यूटिलिटी नहीं मिलती तो ये क्या करेगा, और अगर इसे यूटिलिटी ज्यादा मिलती है तो ये उसे ज्यादा क्यों खरीदेगा। तो हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट यानी सिंगल कंज्यूमर या सिंगल प्रोड्यूसर से डिस्कशन शुरू करते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी टॉपिक्स हम स्टडी करते हैं वो सिंगल लेवल डिस्कशन है। एक फर्म की बात हो रही होती है, एक प्रोड्यूसर की या एक कंज्यूमर को एक्सप्लेन किया जा रहा होता है। ओके, इसी को एक और एंगल से एक और डेफिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स, हाउसहोल्ड्स हम कंज्यूमर को कहते हैं, एंड फर्म्स,
और प्रोड्यूसर की जगह फर्म्स का वर्ड लिखा जाता है। ये थोड़ा सा फर्क समझ लें। आम तौर पे जो ब्रिटिश राइटर्स हैं, इंग्लैंड राइटर्स हैं यूरोप के, वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का वर्ड प्रेफर करते हैं, और जो अमेरिकन ऑथर्स हैं वो हाउस होल्ड एंड फर्म्स का वर्ड प्रेफर करते हैं। सेंस एक ही है, हाउस होल्ड कंज्यूमर को कहा जाता है और फर्म्स प्रोड्यूसर को कहा जाता है। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडी द वे इन विच individual markets work and the detailed way in which regulations and taxes affect the allocation of labor and goods and services। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली ये एक्सप्लेन करती है कि मार्केट्स कैसे वर्क करती हैं। जैसे हमने डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म से समझा कि बाजार में किसी शय की कीमत कैसे चेक होती है, या बाजार में किसी शय की, किसी प्रोडक्ट की कीमत कैसे सेट होती है। हमने उसे कहा डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, हमने उसे कहा इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस, प्राइस सेटिंग प्रोसेस, या हमने उसे कहा प्राइस मैकेनिज्म, कीमतों का निजाम। फिर हमने उसमें एक्सप्लेन किया जी डिमांड का रोल क्या है, सप्लाई का रोल क्या है। डिमांड बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्केट कीमत पे क्या असर होता है, जब सप्लाई बढ़ती है तो कीमतों पे क्या इफेक्ट होता है। तो हम इकोनॉमी में मार्केट के निजाम को समझते हैं। अब वो मार्केट किसी प्रोडक्ट की हो, किसी सर्विस की हो, वो मार्केट लेबर की डिमांड एंड सप्लाई की हो, वो मार्केट किसी पंखे की डिमांड एंड सप्लाई हो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ओके, देन रेगुलेशंस एंड टैक्सेस अफेक्ट द एलोकेशन। और फिर अगर गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन बनाती है, कोई कानून बनाती है, या किसी प्रोडक्ट पे टैक्स लगा देती है या टैक्स खत्म कर देती है, जैसे आपको याद होगा हमने इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में, बल्कि डिमांड एंड सप्लाई पे, खासतौर पे सप्लाई पे टैक्स का और सब्सिडी का इफेक्ट देखा कि टैक्स लगने से प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देता है, सप्लाई लाइन को बैकवर्ड शिफ्ट करता है, और सब्सिडी की वजह से सप्लाई लाइन राइटवर्ड जो है वो शिफ्ट हो जाती है या टिल्ट हो जाती है। तो बेसिकली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल पे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर के डिसीजन को समझते हैं, मार्केट्स के चलने के निजाम को समझते हैं कि कीमतें कैसे तब्दील होती हैं, कब बढ़ती हैं, कब कम होती हैं, और फिर हम गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए कवानीन, रेगुलेशन, टैक्सेस, सब्सिडीज का इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड पे, सप्लाई पे, मार्केट पे इस रेगुलेशन का, कानून का या टैक्स का क्या इफेक्ट होगा। तो ये दो डेफिनेशंस थी ब्रीफली कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। अब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कह लें, या तीसरी वर्डिंग मैंने आपको बताया, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो है वो किन टॉपिक्स को कवर करता है और किन को नहीं करता। तो थोड़ी सी यहाँ पे रेपिटेशन होगी, यानी कि जो बात हमने डेफिनेशन में की है वहीं से हम 2-3 पॉइंट निकालेंगे कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी कर लेते हैं और क्या रह जाता है। तो थोड़ी सी रिपीटेशन है, इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझ लें। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अहमियत के लिहाज से एक पॉइंट ये है कि ये हमें इंडिविजुअल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बिहेवियर समझने में मदद देता है सब्जेक्ट। Microeconomics helps in efficient allocation and utilization of limited resources। देखिए हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी किया है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैसे बनती है, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट कहां पे आता है, शॉर्ट रन एफिशिएंसी क्या है, और लॉन्ग रन में उसको कैसे मजीद बेहतर किया जा सकता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एफिशिएंसीज को बेहतर करने में, रिसोर्सेज के इस्तेमाल को बेहतर करने में गाइडलाइन लेते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन ऑपरेटिंग ऑफ ए फ्री मार्केट इकोनॉमी वेयर इंडिविजुअल हैज फ्रीडम टू टेक इकोनॉमिक डिसीजन। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक बहुत बड़ी खूबी या एडवांटेज ये है कि ऐसा मार्केट सिस्टम जिसमें हुकूमत की मुदाखलत नहीं होगी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, या उसको हम कैपिटलिज्म भी कहते हैं। आगे चल के आपका पूरा 20 नंबर का एक टॉपिक आएगा, बल्कि आप कह लें 30 नंबर का है, 3 हिस्सों में। फ्री मार्केट इकोनॉमी का पूरा टॉपिक है, प्लान्ड इकोनॉमी का पूरा 10 नंबर का टॉपिक है, फिर मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो वहां इसकी डिटेल भी आएंगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली फ्री मार्केट इकोनॉमी में एक्सप्लेन की जाती है कि अगर गवर्नमेंट की मुदाखलत ना हो तो हम ज्यादातर टॉपिक इस सेंस में पढ़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे हम टैक्स और सब्सिडी वगैरह का इफेक्ट भी स्टडी करते हैं। Then microeconomics helps in formulating various economic policies and economic plans to promote all-round economic development। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स खास तौर पे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट को हेल्प करती है। देखें अगर फाइनेंस मिनिस्टर ये चेक कर सकता है कि पाकिस्तान में फलां प्रोडक्ट है, जैसे आप देखें हमने बफर स्टॉक स्कीम पढ़ी,
तो बफर स्टॉक स्कीम ही हमें गाइड करती है या किसी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर को कि अगर आप स्पोर्ट प्राइस अनाउंस करेंगे तो अगले साल आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। और वही हुआ, मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि पाकिस्तान में वीट की, गंदम की स्पोर्ट प्राइस हमेशा से यूज होती आ रही है, इस दफा भी अनाउंस किया गया, हाई प्राइस मार्केट से दी गई, पैदावार में इजाफा हुआ। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो है वो गाइड करता है कंट्री लेवल, गवर्नमेंटल लेवल की प्लानिंग को, पॉलिसी मेकिंग को, कि आप क्या डिसीजन लेंगे और माइक्रो लेवल पे, कंज्यूमर पे या प्रोड्यूसर पे उसका किस तरह से इफेक्ट आएगा, और आप इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कैसे करें, पॉलिसी मेकिंग जिसे हम कहते हैं। और it does not only analyze economic conditions but also studies the social needs under different market conditions. Different market conditions में हमने डिस्कस किया मोनोपोली में क्या सिचुएशन है, हमने मोनोपोली के एडवांटेजेस भी बताए, डिसएडवांटेजेस भी बताए, फिर ओलिगोपोली में क्या हालात होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, गवर्नमेंट क्या कंट्रोल, यानी जब हमें पता चलता है मोनोपोली के ये 5 नुकसानात हैं तो गवर्नमेंट का मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी फिर उन डैमेजेस को कंट्रोल करेगा। ओलिगोपोली के ये 5 फायदे हैं, ये 5 नुकसान हैं, तो अकॉर्डिंगली जो है तो मुख्तलिफ मार्केट स्ट्रक्चर में कंपटीशन के लिहाज से जो हमने मार्केट की डिविजन्स पढ़ी हैं कि मोनोपोली से हो सकती है, ओलिगोपोली हो सकती है, उसमें हम स्टडी करते हैं कि किस किस्म की सिचुएशन में क्या फायदे में है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, अब देखिए यहां पे एक छोटा सा पॉइंट समझें। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सारी डिस्कशन इंडिविजुअल लेवल की है, एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर। मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूरी इकोनॉमी की डिस्कशन। तो माइक्रो जो है वो बड़ी पिक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकेगी। आपने अक्सर मीडिया पे, नेट पे इधर उधर वर्ड सुना होगा, ग्रेटर पिक्चर, बिग पिक्चर, के जो बड़े सेंस में किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है वो छोटे आइडियाज से पॉसिबल नहीं होता। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिसएडवांटेजेस में भी यही 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। मसलन पहला इशू, 2 points had to be made very clear that the basic 2 assumptions of microeconomics which are, देखें हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ें, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ें या कोई भी माइक्रो का टॉपिक पढ़ें तो उसमें 2 assumptions हर कॉन्सेप्ट में मौजूद रहती हैं, बिल्ट इन है, लिखें या ना लिखें ये बिल्ट इन समझी जाती हैं। नंबर 1, लेसेज फेयर इकोनॉमी, या दूसरे लफ्जों में मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यानी जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे होते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की मुदाखलत के बगैर डिमांड कैसे वर्क करती है। लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट की मुदाखलत, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बगैर, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में बिल्ट इन हर टॉपिक में ये समझा जाता है कि गवर्नमेंट मौजूद ही नहीं है, या गवर्नमेंट कम अज कम मुआशी फैसलों में कोई रोल प्ले नहीं कर रही, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे, डिफेंस का काम करे, अदालतें, पुलिस का निजाम चलाए। इकोनॉमिक डिसीजन कंज्यूमर या प्रोड्यूसर को कंट्रोल करना ये काम हुकूमत नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो इकोनॉमी कैसे चलेगी, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का आइडिया है। अब इन रियलिटी देखें, इस आइडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दुनिया के 200 कंट्रीज में शायद ही कोई दुनिया की इकोनॉमी ऐसी हो जहां पे गवर्नमेंट इकोनॉमी में मुदाखलत ना करती हो। कम ज्यादा की डिबेट की जा सकती है जी कि 200 मुल्कों में ये 10-15 मुल्क ऐसे हैं जहां पे बिल्कुल इंटरवेंशन नहीं होती या बहुत ही मिनिमम है, कुछ में बहुत ही ज्यादा है, इन बिटवीन, लेकिन गवर्नमेंट की मुदाखलत एग्जिस्ट करती है। तो जो हमने बुनियादी शर्त माइक्रो में लगाई हुई है वो तो रियल वर्ल्ड में कहीं पूरी ही नहीं होती। फिर दूसरा प्रॉब्लम इसके साथ, सेटरस पेरिबस। देखिए ये दोनों ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं। लेसेस फेयर का मतलब है मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की मुदाखलत का ना होना। दूसरी अजम्पशन सेटरस पेरिबस, सिंपल लैंग्वेज में अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। हर लॉ में हम कहते हैं कि बाकी तमाम फैक्टर कांस्टेंट हैं। लॉ ऑफ डिमांड में मसलन हमने कहा जी वेदर, टेस्ट, फलां फलां हर चीज कंट्रोल्ड है। इन रियलिटी अगेन ये पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा हमें ये फील होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो 2 सबसे बड़ी अजम्पशंस हैं वो रियलिटी से हट के हैं। तो ये एक तरह से आप कह लें वीकनेस है इस थ्योरी की कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो बुनियादी 2 अजम्पशंस हैं वो रियलिटी में 100% एग्जिस्ट नहीं करती। जी अहमर, अहमर क्या क्वेश्चन था भैया आपका? आपका बच्चे आता है नाम रेज हैंड के साथ फिर फिनिश हो जाता है। अच्छा चलें, ओके जी। देन नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम्स की साइड पे या डिसएडवांटेजेस की साइड पे।
Microeconomics concentrate only on small parts of the economy. Consequently, it throws no light on the collective or aggregate functioning. कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ इंडिविजुअल लेवल को एक प्रोडक्ट, एक गुड, एक डिमांड एंड सप्लाई, एक कंज्यूमर या बिहेवियर की उसको एक्सप्लेन करेगी, पूरी इकोनॉमी को माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर नहीं कर सकती. ठीक है. Then microeconomics is based on information dealing with individual behavior, individual customers, and it is difficult to get correct information about each and every individual of economy. Hence, due to incorrect data, microeconomics may provide inaccurate results. देखिए, आप सब लोगों ने QT स्टडी की हुई है. आप में से कोई मुझे बता सकता है कि अगर हमने पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों का कोई सर्वे करना हो, मसलन मैं सर कहता हूं जी सर्वे करें कि हमारी 22 करोड़ पॉपुलेशन में से जो है वो कितने लोग फलां टीवी चैनल देखते हैं, तो आपके ख्याल में QT या जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी कौन सी टेक्निक यूज होती है सर्वेज में? आपने कभी सुना हो कोई, एनी वन ऑफ यू? स्टैटिस्टिक्स सर्वेज में हमें कैसे हेल्प करती है, या हम स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट से किस तरह से हेल्प लेते हैं किसी भी सर्वे करने में, डाटा कलेक्शन करने में? जी मोइन, क्या आंसर है? सर सैम्पलिंग का जो मेथड है उसके बिल्कुल थ्रू. बिल्कुल. अब देखें सैम्पलिंग बेसिकली क्या है. सिंपल आइडिया ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एक्चुअल जो नंबर है जिनको हमने ऑब्जर्व करना है, और हम इतने लोगों की डाटा कलेक्शन नहीं कर सकते, तो सैंपल कलेक्ट कर लें, नमूना कलेक्ट कर लें. तो सैंपल को ऑब्जर्व कर लें, जो सैंपल का रिजल्ट होगा हम कह देंगे जी यही पॉपुलेशन का रिजल्ट है. फिर आपने QT में ही सैंपलिंग के को 50 किस्म के एरर भी पड़े होंगे, ये गलती हो जाएगी, वो गलती हो जाएगी, सैंपल में ये गलती हो सकती है, फलां गलत सैंपल कलेक्ट हो गया. मसलन मैं कॉमनली कहता हूं, हमने डाटा कलेक्ट करना है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ लेट अज्यूम पाकिस्तान में उबर की डिमांड में कितना इजाफा हुआ. अब आप अगर इस्लामाबाद से ये डाटा कलेक्ट करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इनकम बढ़ने से उबर की डिमांड इंक्रीज हो जाती है. आपको डाटा जो है वो मिलेगा नॉर्मल गुड का, इनकम बढ़ती है, डिमांड बढ़ जाती है. लेकिन अगर आप किसी विलेज एरिया में जाके ये डाटा ऑब्जर्व करें कि इनकम बढ़ने से उबर की डिमांड पे, तो वहां तो उबर ही अवेलेबल नहीं है, डाटा कहां से ठीक आपको अवेलेबल होगा? तो वहां पे तो आएगा जी इनकम लेवल डबल भी कर दें तो उबर की डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं होना, तो वहां वो नॉर्मल गुड ही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा. तो बेसिकली सैम्पलिंग टेक्निक्स में बहुत से चांसेस होते हैं गलती के. उनमें से एक गलती का चांस ये होता है कि पॉपुलेशन में से आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया है, क्या वो वाकई पॉपुलेशन को प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करता है? यानी अगर आपकी पॉपुलेशन में 25 किस्म के लोग हैं तो आपके सैंपल में हर कैटेगरी का 1% तो आए ताकि आपका सैंपल प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर सके. तो ये मुमकिन नहीं होता. तो यानी जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी स्टडी करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, उस पे नतीजा निकाल देते हैं जी कि यही लॉ है, डिमांड का हो या सप्लाई का या कोई भी, तो वो इन रियलिटी हो सकता है उस तरह से ना हो, हमने सैंपल ही गलत कलेक्ट कर लिया हो. तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की अप्रोच में एक ये इशू है कि क्योंकि हम पूरी की पूरी जो ऑब्जर्वेशन है वो सिंगल इंडिविजुअल से लेते हैं और उसको फिर जनरलाइज कर देते हैं, तो वो इन रियलिटी पॉसिबली ट्रू नहीं होता. जी 972 क्या क्वेश्चन है? सर ये मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन एक छोटा सा ब्रीफ करते हैं एक बार. सिंपली गवर्नमेंट की मुदाखलत नहीं है. यानी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए फर्ज कर लेते हैं कि कंज्यूमर को गवर्नमेंट इफेक्ट नहीं कर रही, प्रोड्यूसर के फैसलों को गवर्नमेंट का टैक्स या सब्सिडी की पॉलिसी मौजूद ही नहीं है, यानी गवर्नमेंट की मुदाखलत के बगैर मुआशी निजाम चलता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स बुनियादी तौर पर इस पे एक्सप्लेन की जाती है, लेकिन इन रियलिटी तो हुकूमतें मुदाखलत करती हैं. आपको पता है हर दूसरी प्रोडक्ट पे टैक्स लगा हुआ है, कहीं सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट. तो यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जिस चीज को बुनियाद बना के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती है कि जी गवर्नमेंट की मुदाखलत नहीं है, हकीकत में तो गवर्नमेंट की मुदाखलत मौजूद है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की अजम्पशन वीक है, कमजोर है, रियलिटी में नहीं है. ठीक, थैंक यू सर. जी हामिद, आपका क्या क्वेश्चन है? सर जी ये जो एडवांटेज में हमने थर्ड वाला पढ़ा, ये भी सर फिर यही बात है ऑपरेटिंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी? हाँ, वो देखे ना, उधर हमने उसको फ्री पॉइंट से एक्सप्लेन किया है और इधर हम उसको एतराज की सेंस में ले रहे हैं कि जो अच्छी बात, असल में वो अच्छी इस तरह से हम उसको प्लस पॉइंट वहां पे एडवांटेज में इसलिए ले रहे थे कि हमारी इकोनॉमीज जो हैं, ज्यादातर इकोनॉमीज या तो वो फ्री मार्केट इकोनॉमीज हैं या मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं.
हमारे मुल्कों में जो है वो प्लैंड इकोनॉमीज नहीं है। रशिया, चाइना, क्यूबा वगैरह 8-10 कंट्रीज हैं दुनिया के जो प्लैंड इकोनॉमी पे, कोरिया वगैरह जो चलते हैं। तो हमारी इकोनॉमी क्योंकि फ्री या मिक्स्ड इकोनॉमी के करीब तरीन है, तो हम ये समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी इकोनॉमी को ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन करती है, तो इस वजह से उसे एडवांटेजेस की साइड पे लिया जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि फ्री मार्केट को एक्सप्लेन करती है, तो वी मे अंडरस्टैंड बेटर, हम इकोनॉमी को ज्यादा अच्छा समझ सकेंगे। लेकिन उस पर फिर एतराज ये आ जाता है कि इवन हम फ्री मार्केट इकोनॉमी में भी रहते हों तो हमारी गवर्नमेंट तो मुदाखलत मुसलसल कर रही है, कभी बफर स्टॉक स्कीम बना देती है, प्रोड्यूसर को फेवर दे रही है, कभी सस्ते अतवार रमजान बाजार लगा रही है कंज्यूमर को, तो फिर इकोनॉमी तो कंट्रोल कर की जा रही है या उसको इफेक्ट किया जा रहा है, तो ये फिर नेगेटिव साइड पे भी वो मेंशन हो जाता है। और सर ये ना एडवांटेज वाला सेकंड लास्ट एक बार एक्सप्लेन कीजिए कि फॉर्मुलेटिव वेरियस इकोनॉमी पॉलिसीज एंड इकोनॉमी प्लान टू फिक्सिंग द टैक्स रेट। जी, यानी कि गवर्नमेंट को बजट बनाते हुए मुख्तलिफ किस्म की आइडियाज माइक्रो इकोनॉमिक्स से मिल जाते हैं। आइडियाज से सिंपली मीन गवर्नमेंट चाहती है पाकिस्तान में सिगरेट की सेल्स कम हो जाए। फर्ज करें फिलहाल पाकिस्तान में सिगरेट पे 100% जीएसटी लगा हुआ है, तो गवर्नमेंट एस्टिमेट कर सकती है कि अगर हम इस जीएसटी को 120% तक ले जाएं तो सिगरेट्स की कंजम्पशन पे कितना इफेक्ट आएगा। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट से हेल्प मिल जाएगी कि आप 20% प्राइस इंक्रीज कर दें, इतने % डिमांड पे इफेक्ट आ जाएगा। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। पहले तो 2 डेफिनेशंस इसी तरह से आप ब्रीफली समझ लें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसका बेसिक आइडिया। Macroeconomics is the field of economics that studies the decision of individuals, firms and countries in aggregate। देखिए शुरू में वर्ड वही है, इंडिविजुअल, फर्म और कंट्रीज या गवर्नमेंट ही लिखा हुआ है, लेकिन इन एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल सेंस में, यानी जब हम एक कंज्यूमर की बात ना करें बल्कि पूरी इकोनॉमी के तमाम कंज्यूमर के कलेक्टिव बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो या उसको एक्सप्लेन और डिस्कस करने की कोशिश करें, तो जब हम आइडियाज को, कॉन्सेप्ट्स को टोटल की सेंस में पूरी इकोनॉमी के लेवल पे डिस्कस करते हैं, तो इकोनॉमिक्स के उन टॉपिक्स को इकट्ठा करके मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। यानी इकोनॉमिक्स के ये टॉपिक्स इस तरह के हैं जो मैक्रो लेवल पे, बड़े पैमाने पे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू स्टिग्लिट्स, एक बहुत फेमस डेफिनेशन है स्टिग्लिट्स एंड वॉल्श की, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन के डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो बेहतर है आप ये वॉल्श और स्टिग्लिट्स की डेफिनेशन को कोट कर दें। इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट लुक्स एट द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, यानी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का वो हिस्सा जो इकोनॉमी को एज ए होल, सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे स्टडी करता है। इन पर्टिकुलर द बिहेवियर ऑफ सच एग्रीगेट मेजर्स एज the overall rate of unemployment, inflation, economic growth and balance of trade या balance of payment। According to Stiglitz and Walsh, इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी इकोनॉमी की डिस्कशन करता है और उसमें हम स्पेसिफिकली मजमूई तौर पे 4 या 5 बड़े टॉपिक्स को स्टडी करते हैं। नंबर 1, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की शरह क्या है। फिर उससे मुतल्लिका टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट कम कैसे होगी, जॉब क्रिएशन कैसे हो सकती है, गवर्नमेंट को बेरोजगारी कम करने के लिए क्या करना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे टॉपिक आता है इन्फ्लेशन, पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस में भी। महंगाई क्या है, इन्फ्लेशन होती क्या है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट पब्लिक पे क्या होता है, इन्वेस्टर पे क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे की जा सकती है, उसकी वजूहात क्या है इन्फ्लेशन की। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ है, मुआशी तरक्की, इस पर भी आपका एक चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर नंबर 9 है। और चैप्टर नंबर 13 फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है कि हमारी जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हैं, कि हमारा कंट्री जो प्रोडक्ट्स बाहर लोगों को बेचता है, मसलन हम कपड़ा बेचते हैं, पाकिस्तान से टेक्सटाइल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है, खेलों का सामान है, लेदर प्रोडक्ट्स हैं और कुछ चीजें एक्सपोर्ट होती हैं। और रिवर्स में हम बहुत सी चीजें इंपोर्ट करते हैं, लैपटॉप्स इंपोर्ट करते हैं, मोबाइल फोन्स, आईफोन्स हम इंपोर्ट करते हैं, गाड़ियां बाज़ औक़ात हम इंपोर्ट करते हैं, इस तरह और बहुत मेडिसिन बहुत सी इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, इसकी सालाना कैलकुलेशन को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। साफ जाहिर है जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में कीमत वसूल करेंगे, और जब हम इंपोर्ट करेंगे लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी, तो उसके बदले में हम पेमेंट करेंगे। तो ये जो 2 वे पेमेंट्स हैं, पैसा मुल्क से बाहर भी जा रहा है, बाहर से खरीदने की वजह से, पैसा मुल्क में आ भी रहा है प्रोडक्ट बेचने की वजह से। तो ये जो पैसे की मूवमेंट्स है, इसको हम कहते हैं पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स।
कि पूरे साल का पेमेंट्स का बैलेंस किस साइड पे है, क्या नेगेटिव में है यानी हमने पेमेंट ज्यादा की है, रिसिप्ट कम है, या पॉजिटिव है हमारे पास पैसा आया ज्यादा है इस साल में, बाहर कम गया है, या इवन नील है कि हमने 50 अरब की इंपोर्ट की है, 50 की ही एक्सपोर्ट कर ली है, तो वेल एंड गुड। तो ये 4 बड़े टॉपिक्स हैं जो हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। आप सिंपली ये समझ लें कि आपके सिलेबस में तकरीबन इन तमाम टॉपिक्स पे एक एक डेढ़ चैप्टर है। पहले 2 चैप्टर तो बेसिक हैं, उसमें हम मैक्रो इकोनॉमी की वर्किंग समझते हैं, फिर इन चारों टॉपिक पे एक एक डेढ़ चैप्टर जो है वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट टू मैनेज नेशनल इकोनॉमी टू इंप्रूव द वेलफेयर ऑफ सिटीजन। दुनिया की तमाम गवर्नमेंट्स कोशिश करती हैं कि हम इकोनॉमी को कंट्रोल करें ताकि हम अपने शहरियों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर कर सकें, खुशहाली लेके आए, उनकी जरूरियात पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो पूरी हो सकें। तो इसके लिए फिर वो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं और उन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बेसिकली क्या है, जो हर साल गवर्नमेंट बजट बनाती है उसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। इकोनॉमिक्स की जुबान में खजाने की पॉलिसी, मालियात की पॉलिसी, कि गवर्नमेंट इस साल पैसा माल कहां से इकट्ठा करेगी, कहां पे खर्च करेगी। और दूसरी पॉलिसी होती है जो सेंट्रल बैंक बना रहा होता है, उसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, पैसे से मुतल्लिका पॉलिसी, कि हमारे मुल्क में जो करेंसी नोट चल रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट का निजाम जो है जिसके जरिए कर्जों को कंट्रोल किया जाता है, उसकी सिचुएशन क्या है। तो इन दोनों पॉलिसीज पे आपके सिलेबस में अगेन एक एक पूरा चैप्टर है, मॉनेटरी पॉलिसी पे पूरा चैप्टर है, फिस्कल पॉलिसी पे है। तो दिस इज द ओवरऑल आइडिया। यानी अगर आपसे 2 से 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ब्रीफली डिफाइन कर दें, तो अगर तो सिर्फ डेफिनेशन ही पूछी है 2 नंबर की, तो स्टिगलेट्स एंड वॉल्स की डेफिनेशन दे दें, बस दैट्स इट, एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन बनाता है कि डेफिनेशन लिख दें, मेरिट डीमेरिट, तो आप उसको ब्रीफली 4-5 लाइनों में एक्सप्लेन करने के बाद फिर 2 मेरिट और 2 डीमेरिट लिख दें। ओके, मेरिट एंड डीमेरिट की साइड पे बिल्कुल उसी तरह से रिपीटेशन होगी, यानी डेफिनेशन से ही हम पॉइंट्स निकालेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या समझने में मदद मिलती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की अहमियत क्या है और उसमें क्या समझ नहीं आता। तो by studying macroeconomics we can understand that how to remove economic problems. मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें पता चलता है कि मुआशी मसाइल, मसलन महंगाई का मसला कैसे खत्म होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का हल क्या है, बेरोजगारी में कमी कैसे की जा सकती है, ग्रोथ है, मुआशी तरक्की किस तरह से होगी, फिर इसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इन मसाइल को हल करने में हमें यह सब्जेक्ट जो है वो गाइड करता है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड फ्लक्चुएशंस ऑफ बिजनेस साइकिल्स। चैप्टर नंबर 9 में एक 10 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जिसमें हम साइकिल्स ऑफ इकोनॉमी को समझेंगे। इकोनॉमी के देखें, अगर आप दुनिया की जितनी बड़ी इकोनॉमी हो, बेशक आप अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री की एग्जांपल ले लें, और उस कंट्री का अगर आप पिछले 10, 15, 20 साल का डाटा लें इकोनॉमी का, तो दुनिया की कोई इकोनॉमी ऐसी नहीं है जो एक ही स्पीड से चल रही हो। हर इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। इकोनॉमीज के हालात अच्छे भी हो जाते हैं, बहुत बेहतर लेवल पे, पीक पीरियड पे भी चली जाती है इकोनॉमी, वर्ष हालात भी आ जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, कोई क्राइसिस आ गया है, किसी साल सैलाब आ गया जी, फसलें ज़ाया हो गई हैं, ये अब कोरोना का इशू आ गया है जी, प्रोडक्शन बंद हो गई है, फैक्ट्रियां बंद करनी पड़, तो 100 तरह के मसाइल हैं। तो इनकी वजह से इकोनॉमीज में अप्स एंड डाउन आते हैं। तो मुआशी हालात में बेहतरी और खराबी, इन दोनों को हम इकोनॉमिक्स की जुबान में कहते हैं फ्लक्चुएशंस ऑफ बिजनेस साइकिल, कि किसी भी मुआशरे का जो कारोबारी साइकिल होता है या इकोनॉमिक साइकिल होता है, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। मसलन आपकी फैमिली में अगर आपका कोई भाई वालिद कोई भी बिजनेस करते हैं, तो आपने कभी कभार उनके मुंह से सुना होगा जी कारोबार में बड़ा मंदा चल रहा है, बड़ी तेजी चल रही है। तो ये मंदा तेजी जरा देसी लैंग्वेज है, इकोनॉमिक्स की जुबान में हम इसे कहते हैं फ्लक्चुएशंस ऑफ इकोनॉमिक साइकिल, कि कब मुआशी हालात किसी कंट्री के बेहतरी की तरफ जाते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, कब खराबी की तरफ जाते हैं, कंट्रोल क्या कैसे करना है, क्या सिचुएशन है। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बिजनेस साइकिल्स को समझते हैं। Then macroeconomics help to understand determination of national income, consumption, saving and investment. Macroeconomics हमें ये समझने में मदद करती है कि इस साल हमारे मुल्क की इनकम कितनी होगी। मैंने कल भी कोट किया था और आपको बताया था कि ये अब वर्ड बार बार यूज होते रहेंगे। पाकिस्तान की नेशनल इनकम इस साल की एक्सपेक्टेड है 38,000 बिलियन।
तो अगर अगले साल हम 38,000 बिलियन से इनकम ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो कैसे जाएगी, और अगर खराबियां पैदा होंगी तो इससे कमी कैसे आएगी। फिर इस इनकम में से कितना पैसा पब्लिक इसी साल खर्च कर देगी, कंजम्पशन, कंज्यूम कर देगी। पूरी इकोनॉमी की बात है, एक आध पर्सन की बात नहीं हो रही। 22 करोड़ लोगों की टोटल इनकम है 38,000 बिलियन, इसमें से कितना पैसा कंज्यूम होगा और इसमें से कितना पैसा सेविंग में जाएगा। तो हर साल की कंजम्पशन और सेविंग, और फिर इससे आगे फाइनली इन्वेस्टमेंट, कि इस साल मुल्क में सरमायाकारी कितनी होगी, नया कारोबार शुरू करने के लिए लोग कितना पैसा लगाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है मैक्रो लेवल पे हम इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी और ऑब्जर्व करते हैं। देन नेगेटिव साइड या लिमिटेशन पे बेसिकली कोई खास बात नहीं है, सिर्फ हमने वही बातें रिवर्स कर देनी है कि जो हम माइक्रो में स्टडी करते हैं वो हम मैक्रो में नहीं कर सकते। मसलन मैं एग्जांपल्स एक दो साथ कोट कर देता हूं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरलुक इकोनॉमी एज होमोजीनियस, it ignores the inner detail structure. For example, if the income of industrial sector increases but of income of agriculture sector decreases by the same amount, the total income of economy remains same. मतलब मैं आपसे कहूं कि इस 38,000 बिलियन में से, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, कि हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की इनकम है 10,000 बिलियन और एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम है 9,000 बिलियन, यानी इस 38,000 में से टोटल 19,000 बिलियन तो इन दो सेक्टर की इनकम है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रियां, कारखाने, और एग्रीकल्चर। अगले साल हम कहते हैं, फर्ज करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की इनकम कम हो गई और एग्रीकल्चर की इनकम इंक्रीज हो गई, टोटल नेशनल इनकम पे तो कोई इंपैक्ट ही नहीं आया, टोटल नेशनल इनकम तो अब भी उधर ही रुकी हुई है। तो यानी इंडिविजुअल लेवल पे हमें चेंज नजर आ रहा है, माइक्रो लेवल पे कि फर्म्स की इनकम इस साल कम हो गई है, फर्म्स लॉस में चली गई हैं, शायद शट डाउन हो जाएं, फार्मर की इनकम बढ़ गई है, फार्मर की आमदन में इजाफा हो रहा है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स कह रही है कि नेशनल इनकम में कोई चेंज ही नहीं आया। मैक्रो इकोनॉमिक्स के मुताबिक हमारी नेशनल इनकम अगले साल भी 38,000 बिलियन ही होगी। तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरलुक कर जाती है। ओवरलुक का मतलब कि डिटेल को नहीं समझ पाती, ओवरऑल पिक्चर को जस्ट अंडरस्टैंड करती है। देन इसी से मिलता जुलता दूसरा प्रॉब्लम, मैक्रो इकोनॉमिक इग्नोर्स द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल व्हाइल सजेस्टिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई पॉलिसी बताई जाती है कि गवर्नमेंट ये टैक्स लगा दे, ना लगाए, क्या करे, तो उसका नतीजा देखिए किस तरह का निकलता है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स द एग्रीगेट बिहेवियर इज द सेंट्रल पॉइंट, but what is good for the economy might not be good for the individual। लेकिन जो पूरी इकोनॉमी के लिए बेहतर है लाजमी नहीं है कि वो किसी एक शख्स के लिए भी बेहतर हो। फॉर एग्जाम्पल, reducing the price level is good from मैक्रो इकोनॉमिक्स। महंगाई को कम करना मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिहाज से बहुत अच्छी बात है। मैक्रो इकोनॉमी को जब हम स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं इन्फ्लेशन कम करें, महंगाई कम होगी तो इकोनॉमी में मजीद बेहतरी आएगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लोगों की कंजम्पशन पावर बढ़ेगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले हमेशा कहेंगे कि प्राइस लेवल को कंट्रोल करें, कीमतों को कम करने के लिए पॉलिसीज बनाएं। लेकिन दूसरी साइड पे अगर कीमतों को कम करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी तो मैं मोनोपोलिस्ट हूं, गवर्नमेंट पॉलिसी बना के मोनोपोली को ब्रेक करने की कोशिश करती है या किसी तरीके से मेरी कीमत कम करवाने की कोशिश करती है, तो मेरा तो प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया है। मोनोपोली के लिहाज से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स कह रही है कीमतों का मेयार कम करना फायदे में है, इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, लेकिन कीमतों के कम करने से मोनोपोली का प्रॉफिट कम हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स कह रही है कीमत का गिरना नुकसानदेह है, मुनाफा कम होगा प्रोड्यूसर का। तो इसलिए बाज़ औक़ात मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज और माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में हमें कॉन्ट्राडिक्शन नजर आती है, या आप कह लें कि इस तरह की कॉन्ट्राडिक्टिंग इश्यूज आते हैं। जी, यहां तक आप मुझे बताएं, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो बताएं, शाबाश मुझे। एनी क्वेश्चन? जी, ऑन क्या क्वेश्चन है अभी आपका? सर ये जो हमने दोनों क्वेश्चन अभी पढ़े हैं इसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा बता दें। सिंपली बच्चे 6 नंबर का क्वेश्चन माइक्रो का है, 6 का ही मैक्रो का है। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या होगी? डिफाइन माइक्रो एंड आल्सो राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। 5 का भी हो सकता है, 6 का भी। यानी अगर 5 नंबर है तो 1 नंबर डेफिनेशन का है, 2 एडवांटेज लिख दें, 2 डिसएडवांटेज।
या अगर 6 नंबर भी दे दे तो वो डेफिनेशन के फिर उसने मार्क्स 2 कर दिए हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज अब भी 2-2 ही रिक्वायर्ड है। और अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के चैप्टर 1 में से 10 नंबर का क्वेश्चन आना होता है मैक्सिमम, तो वो बाय चांस कह लेंगे पूरा क्वेश्चन यही दे जाता है, चांसेस तो कम है, लेकिन वो कहता है माइक्रो एंड मैक्रो दोनों ही एक्सप्लेन कर दे तो फिर ये 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, डिवीजन वही रहेगी, 5 माइक्रो वाले हिस्से के हैं, 5 मैक्रो वाले के हैं। जी एनी अदर क्वेश्चन बचे? किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई भी चीज पूछना चाहते हैं तो बताएं। जी हामिद क्या क्वेश्चन है? सर जी ये जो थर्ड वाला है ना, इसमें सर वो कह रहा है कि डू नॉट गिव एनी फ्रॉम माइनर डिटेल ऑफ द इश्यूज। सर इश्यूज किस चीज के मतलब वो कह रहा है? देखिए यही जो अभी हमने हाईलाइट किया कि देखिए जो माइनर लेवल पे है, चले हमने एक एग्जांपल तो कर लिया ना कि प्राइस लेवल कम करें तो मैक्रो इकोनॉमी कह रही है कि फायदा हो रहा है, माइक्रो में नुकसान नजर आ रहा है। एक और एग्जांपल समझे, कल हमने एक बात की थी कि ये 38,000 बिलियन जो है, फर्ज करें इसमें से 37,000 बिलियन इस मुल्क के सिर्फ 1 लाख लोगों की पॉकेट में चला जाता है, यानी उनकी इनकम रोजाना करोड़ों के हिसाब से बहुत हाई इनकम ग्रुप है। बाकी 1,000 बिलियन जो है वो बाकी 22 करोड़ पॉपुलेशन की पॉकेट में डिवाइड होके जाता है। इसको हम कहते हैं हाई इनकम इनइक्वालिटी, आमदन की गैर मुनसिफाना तकसीम। ज्यादातर इनकम का हिस्सा चंद लोगों की जेब में चला जाता है और छोटी सी इनकम ज्यादा लोगों में डिवाइड हो रही है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स यहां पर भी यही कह रही है कि आप ऐसी पॉलिसी बनाएं, मसलन गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन ये है कि आप इनकम टैक्स बनाते हुए कम आमदनी वाले पे कम टैक्स लगा दें और ज्यादा आमदनी वाले पे ज्यादा टैक्स लगा दें। इसी वजह से आप पाकिस्तान में भी देखेंगे, अक्सर कंट्रीज में ऐसे ही है। मतलब पाकिस्तान में 4.5 लाख सालाना इनकम तक कोई इनकम टैक्स नहीं है, बाकी टैक्सेस तो हैं, वो तो सब पे ही हैं। लेकिन अगर आप साल में 4.5 लाख रुपए आमदन कमाते हैं, मंथली ये 36-37 हजार बनेगा तकरीबन रफली, तो अगर आपकी महाना तनख्वाह 36-37 हजार तक है तो आपने इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना। फिर 4.5 से 7 लाख तक 2% इनकम टैक्स है, 7 से 10 है, 10 से 15, छोटी छोटी इनकम की स्लैब्स बनी हुई हैं। जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट टैक्स का रेट बढ़ाती जा रही है। क्यों ऐसे कर रही है? मैक्रो इकोनॉमिक्स सजेस्ट कर रही है कि जिसकी सालाना तनख्वाह 35 लाख रुपए है वो तो 5 लाख भी टैक्स दे सकता है। जिस बेचारे की सालाना तनख्वाह 5 लाख है, आप उससे 5 रुपए भी ना लें, वो तो बेचारा बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की रिकमेंडेशन है। लेकिन जब इस रिकमेंडेशन पे अमल किया जाता है तो इंडिविजुअल डिटेल लेवल पे एक हमें इफेक्ट नजर आता है कि जैसे ही गवर्नमेंट हाई इनकम ग्रुप पे टैक्स बढ़ाती है, टैक्स चोरी शुरू हो जाती है। हाई इनकम ग्रुप अपनी आमदन पूरी नहीं बताता, टैक्स चोरी होती है। फिर इसके अलावा इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होती है, पैसा अमीर से पुअर की तरफ मूव करता है, उससे इन्वेस्टमेंट भी स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो रिच ने करनी है, पुअर तो बेचारा जो पैसा कमाता है वो अपनी जरूरियात पे खर्च कर लेता है। तो जो स्मॉलर लेवल की डिटेल्ड इश्यूज हैं वो बाज़ औक़ात मिस हो जाते हैं, ये इस सेंस में इश्यूज कहा जा रहा है। बिल्कुल सर। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर का टॉपिक है। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आप समझ लें कि पास्ट पेपर्स में आया हुआ है और 2 तरह से आया है। 2 तरह से नहीं, 2 मार्क्स। क्वेश्चन तो एक ही है और सिंपल सा है, बड़ा आसान सा, लेकिन एक दफा सेम स्टेटमेंट 3 नंबर से आई हुई है और एक दफा सेम स्टेटमेंट 4 नंबर की आई हुई है। तो उसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन है, वो आप क्लियर कर लीजिएगा। मैं आपको गाइड कर देता हूं। दोनों सूरतों में आपने आंसर 4 हेडिंग्स या 4 पॉइंट्स वाला ही लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन हो तो भी पूरा क्वेश्चन 4 हेडिंग्स वाला ही लिखना है। 4 का भी वो कर दे फिर भी वो 4 ही रहेंगी, क्योंकि वो जो चौथी हेडिंग है वो इंक्लूडेड है अल्टीमेटली। तो बेसिक हेडिंग क्योंकि 3 है तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं 3 नंबर का क्वेश्चन है तो पहली 3 लिख दें, चौथी छोड़ दें। ऐसा नहीं है, 3 मार्क्स हो या 4 हो, चारों ही एक्सप्लेन होनी है। ओके, पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी या इकोनॉमिक एजेंट, किसी भी इकोनॉमी के 3 मेजर प्लेयर कौन कौन से हैं? इकोनॉमी किन 3 लोगों को स्टडी करने का नाम है? इकोनॉमिक एजेंट इज अ डिसीजन मेकर। बेसिकली डिसीजन मेकर को हम इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एजेंट या डिसीजन मेकिंग यूनिट कहते हैं। और 3 डिसीजन मेकिंग यूनिट हैं। कंज्यूमर्स हैं, जिनको मैंने कहा अमेरिकन ऑथर हाउस होल्ड लिख देते हैं। प्रोड्यूसर्स हैं, जिनको फर्म्स लिख दिया जाता है। या फिर गवर्नमेंट्स हैं, जिनको कुछ बुक्स स्टेट्स लिख देती हैं। हुकूमतें कह लें या रियासत कह लें, हुकूमत या रियासत एक ही बात है। स्टेट, रियासत, गवर्नमेंट, हुकूमत। ओके, तो ये 3 मेन प्लेयर्स हैं, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड गवर्नमेंट, या हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट।
अब ये तीनों इकोनॉमिक प्लेयर जो है इनका रोल क्या है, 2-4 लाइनों में हमने ब्रीफली ये एक्सप्लेन करना है। तो हाउस होल्ड या कंज्यूमर्स क्या होते हैं, इनका रोल क्या है? द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज ए लेबर। कंज्यूमर्स या हाउस होल्ड वो लोग हैं जो बुनियादी तौर पे दो काम करते हैं किसी भी इकोनॉमी में, एज ए लेबर, इंसानी वसाइल के तौर पे अपनी सलाहियत मेहनत मुहैया करते हैं, उस मेहनत के बदले में पैसा कमाते हैं और उस पैसे को गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पे इस्तेमाल करते हैं। ये है लेबर का बेसिक आइडिया या कंज्यूमर का बेसिक आइडिया। मसलन मैं, आप, हम सब लोग जो है वो लेबर या कंज्यूमर्स हैं। मैं जॉब कर रहा हूं, मैं अपनी जो है वो स्किल्स किसी इदारे को ऑफर कर रहा हूं, उससे मैं इनकम लेता हूं, आमदन लेता हूं। उस इनकम को मैं पूरा महीना अपनी जरूरियात पे, पेट्रोल, मोबाइल, गाड़ी, कपड़े, घर, जो भी चीज है उसको इस्तेमाल करता हूं अपनी जरूरियात पूरी करने पे। और जरूरियात मेरी क्या है, या गुड्स की शक्ल में है, अशिया खरीदूंगा, या सर्विसेज की शक्ल में है, डॉक्टर, टीचर, लॉयर की सर्विसेज लूंगा, सेलफोन सर्विसेज यूज करूंगा। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। Households have to allocate their limited income between different goods and services। और यहां पे scarcity का कॉन्सेप्ट भी साथ लिंक्ड है कि हर हाउस होल्ड अपनी लिमिटेड मंथली इनकम में ही रहते हुए प्लान करता है कि मैंने इस महीने कौन सी जरूरियात पूरी करनी है, कौन सी मुझे छोड़नी पड़ेंगी। हो सकता है मैं गाड़ी भी खरीदना चाहूँ, लैपटॉप भी खरीदना चाहूँ, लेकिन मेरी इनकम अलाउ नहीं कर रही, तो मुझे कुछ अपनी वांट्स फॉरगो करनी पड़ेंगी, क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो मैं उस लिमिटेड इनकम में रहते हुए अपनी प्रायोरिटी के लिहाज से जो ज्यादा प्रायोरिटाइज्ड इंपॉर्टेंट मेरे लिए वांट होगी, मैं उसको पूरा करूंगा, बाकी फॉरगो कर दूंगा, छोड़ दूंगा। ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है कि व्हाट इज कंज्यूमर और उसका रोल क्या है। नंबर 2, फर्म्स या प्रोड्यूसर क्या हैं और उनका रोल क्या है? द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। किसी भी मुल्क में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने वाले लोग फर्म्स कहलाते हैं। फर्म्स हैव टू एलोकेट देयर स्केयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, फर्म्स के पास भी कोई अनलिमिटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है कि जितनी चाहे लेबर कैपिटल इन्वेस्ट करते रहे। हर छोटी फर्म है या बड़ी फर्म है, 2 लाख की कैपेसिटी है या 2 बिलियन की कैपेसिटी है, लेकिन अगेन देयर इज अ लिमिट ऑन बजट कि हर फर्म अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए प्लान करता है कि उसने इन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, कितना पैसा लेबर हायर करने पे लगाना है, कितना पैसा कैपिटल पे लगाना है, मशीनरी पे, टूल्स पे, रॉ मटेरियल पे, बिल्डिंग पे, और फिर उसको निजाम को कैसे चलाना है, प्रोड्यूस करके प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है और उससे इनकम जनरेट करनी है। गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसर। ओके, यानी एक तरफ प्रोड्यूसर लैंड लेबर को हायर करता है, कैपिटल को, उनको मुआवजे अदा करता है, इनकम देता है और उनकी मदद से गुड्स, अशिया या सर्विसेज प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचता है। ओके, तीसरा इकोनॉमिक प्लेयर गवर्नमेंट, हुकूमत है। गवर्नमेंट यूजुअली प्ले अ सुपरवाइजरी रोल इन एन इकोनॉमी एंड मेक डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशन टू इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। गवर्नमेंट आम तौर पे, अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करें, तो गवर्नमेंट का आमतौर पे किरदार या रोल जो है वो सिर्फ सुपरवाइजरी रोल है। यानी गवर्नमेंट मुदाखलत नहीं करेगी उस वक्त तक जब तक इकोनॉमी बेहतर चल रही है। यानी अगर मार्केट का निजाम कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, प्रोड्यूसर को कुछ ना कुछ मुनाफा मिल जाता है, कंज्यूमर को नॉर्मल प्राइस पे प्रोडक्ट मिल जाता है, तो वेल एंड गुड, निजाम अच्छा चल रहा है, गवर्नमेंट को मुदाखलत की जरूरत ही नहीं है। लेकिन प्रोड्यूसर को मुसलसल नुकसान हो रहा है, प्रोडक्शन आती है मार्केट में, लो प्राइस पे बिकती है, और वो प्रोडक्ट भी ऐसा है, जैसे हमने कहा वीट, गंदम है, तो हो सकता है फार्मर अगले साल से वीट लगाना ही छोड़ दे नुकसान की वजह से, तो इकोनॉमी तो क्राइसिस में आ जाएगी। तो गवर्नमेंट मुदाखलत करेगी, बफर स्टॉक स्कीम बनाएगी ताकि प्रोडक्शन में इजाफा हो सके। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए सब्सिडी अनाउंस कर देगी कि हम अपनी जेब से पैसे देते हैं, प्रोड्यूसर मार्केट में ज्यादा प्रोडक्ट सप्लाई करे ताकि सस्ता मिल सके। तो गवर्नमेंट सुपरवाइजरी रोल प्ले कर रही होती है, जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट मुदाखलत करती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अगर मार्केट का निजाम कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों के लिए बेनिफिशियल है तो फिर मुदाखलत की जरूरत नहीं है। Then also known as the state, it is the organization that governs over society through a combination of custom, exercises and laws। हुकूमत 3 चीजों का सहारा लेती है बुनियादी तौर पे। कस्टम्स हैं, किसी इलाके के रस्म व रिवाज हैं,
वो रस्म और रिवाज इलाकाई भी हो सकते हैं, मजहबी भी हो सकते हैं। मसलन मुस्लिम कंट्रीज में आपको अक्सर नजर आएगा कि गवर्नमेंट रमजान में स्पेशल मार्केट्स लगा रही है, सस्ती चीजें बेचने के लिए कंट्रोल कर रही है, फलां फलां काम। क्रिश्चियन कंट्रीज में आपको क्रिसमस पे, अपने अपने इवेंट्स पे, हिंदू कंट्रीज में आपको वो इम्पैक्ट नजर आएगा। तो ये कल्चरल इफेक्ट भी हो सकते हैं, इलाकाई इफेक्ट भी हो सकते हैं, या बाज़ औक़ात कवानीन भी हैं कि उस मुल्क के लोग एक कानून बना लेते हैं कि मसलन गर्मियों के मौसम में फलां फलां चीजें गवर्नमेंट को मैनेज करनी है, विंटर के मौसम में ये मैनेज करना गवर्नमेंट के लिए लाजमी है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है इसमें। तो कवानीन भी हो सकते हैं, रस्म व रिवाज भी हो सकते हैं, उनकी बुनियाद पे गवर्नमेंट जो है वो लॉ मेकिंग करती है, मुआशरे को, इकोनॉमीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अच्छा, ये तो थे 3 इकोनॉमिक प्लेयर्स, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट, या हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। अच्छा, मेन 3 हिस्से यही हैं। अब जो चौथा हिस्सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो बेसिकली चौथा इकोनॉमिक प्लेयर नहीं है, वो इन्हीं तीनों का एक डिफरेंट रोल है जो लाजमी लिखा जाता है। क्वेश्चन 3 नंबर का हो तो भी लिखना है, 4 का हो तो भी लिखना है। फॉरेन ट्रेडर्स, द कलेक्टिव ग्रुप हु एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन टू अनदर कंट्री या इकोनॉमी। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में गुड्स की या सर्विसेज की खरीदो फरोख्त करने वाले को फॉरेन ट्रेडर कहते हैं। अब वो कंज्यूमर भी हो सकता है, मसलन आजकल के दौर में तो ये समझना बहुत आसान है। मसलन मैं यहां से बैठ के अमेजोन की ऐप खोलता हूं, अलीबाबा या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट खोलता हूं, अमेजोन पे मैं किसी लैपटॉप का ऑर्डर करता हूं, यहां से पेमेंट बैंक से चली जाएगी, लैपटॉप मुझे 10, 20, 25, 30 दिन में रिसीव हो जाएगा। ये बेसिकली मैंने क्या किया, मैं कंज्यूमर हूं, मैं एक प्रोडक्ट खरीदना चाहता था और मैंने पाकिस्तान से बना हुआ लैपटॉप खरीदने की बजाय, पाकिस्तान में बिकने वाला लैपटॉप खरीदने की बजाय पाकिस्तान के बाहर से एक लैपटॉप खरीदा है। यानी मैं कंज्यूमर हूं लेकिन मैंने प्रोडक्ट इंपोर्ट की है। मैं कंज्यूमर भी हूं और फॉरेन ट्रेडर भी हूं, दूसरे मुल्क से तजारत भी कर रहा हूं, खरीद भी रहा हूं। रिवर्स एग्जांपल, मैं यहां पे कपड़ा बनाता हूं, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर हूं, मैं यहां पे टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाई हुई है। मुझसे दुबई, मैं 1 सेकंड बची क्वेश्चन लेता हूं, मुझसे दुबई का एक जो है वो बिजनेसमैन राब्ता करता है, वो कहता है जी हमें 5 लाख मीटर फलां कपड़ा चाहिए, आप प्रोड्यूस करें, कीमत आपको भेज दी जाएगी, आप प्रोडक्ट हमें भेज दें। मैं प्रोड्यूसर भी हूं लेकिन मैं फॉरेन ट्रेड में भी एंगेज हूं। और इसी तरह से गवर्नमेंट भी ये काम कर रही है, गवर्नमेंट कंट्री के बाहर से कर्जे भी लेती है, खरीदो फरोख्त भी करती है, कंट्री के बाहर प्रोडक्ट्स बेचती भी है, खरीदती भी है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। तो बेसिकली कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट ही फॉरेन ट्रेडर के तौर पे रोल प्ले करते हैं। यानी ये कुछ चौथा डिफरेंट इकोनॉमिक प्लेयर नहीं है, यही 3 इकोनॉमिक प्लेयर जब एक आउट ऑफ द इकोनॉमी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, बेशक प्रोडक्ट खरीदा जाए, बेशक प्रोडक्ट बेचा जाए, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से इनको फॉरेन ट्रेडर के तौर पे फोर्थ इकोनॉमिक एजेंट बाज़ कुछ बुक्स हाईलाइट करती हैं। जी अब बताएं बच्चे, क्या क्वेश्चन है, किसका है? जी अब्दुल्ला, क्या क्वेश्चन है भाई? सर मैंने आपको कहना था कि ये लेक्चर अपलोड कर दें, नेट का प्रॉब्लम था। ठीक है, मैं कह देता हूँ अलीम को। और सर एक और भी रिक्वेस्ट थी कि अगर आपका लेक्चर अपलोड करते हैं ना तो ये अगले दिन अकाउंटिंग की क्लास से बिल्कुल पहले करते हैं, तो आपके लेक्चर से पहले ये वाला लेक्चर लिया ही नहीं जाता, तो इनसे कहते हैं कि आज ही करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके जी हामिद, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? सर यहाँ पे ना गवर्नमेंट में नीचे एक पैराग्राफ है, विद द हेल्प ऑफ आवर 3 इकोनॉमिक एजेंट्स वी कैन fully explain the internal working of an economy. However, almost every economy of the world has some sort of international dealing. Sir, internal working of economy का इसमें क्या explain कर रही है? यानी कि वो कह रहा है कि अगर हम फॉरेन ट्रेडर का जिक्र ना भी करें, सिर्फ कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट की बात करें, तो हम किसी भी इकोनॉमी के अंदरूनी निजाम को, इंटरनल वर्किंग को तो एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। लेकिन जब हम किसी कंट्री या इकोनॉमी की एक्सटर्नल एंगेजमेंट को, कि कंट्री के बाहर इनकी जो है ट्रेड है वो किस तरह की है, तो फिर हम फॉरेन ट्रेडर चौथे को ऐड करना पड़ता है। यानी इन 3 की मदद से सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो सकता है, अगर फॉरेन ट्रेडर ऐड ना किया जाए। ये मैं आपको एक टॉपिक बताता हूं, चैप्टर 1 के ही एंड पे आएगा, फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। तो वहां पे हम बताएंगे कि अगर क्लोज्ड इकोनॉमी हो, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब हम 1 सेकंड के लिए फर्ज कर लेंगे हम पूरी दुनिया से ना कुछ खरीदते हैं ना उनको बेचते हैं,
तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट मुल्क के अंदर ही फैसले कर रहे हैं। फिर हम उसको ब्रॉडर पिक्चर पे ले जाते हैं कि इन रियलिटी तो दुनिया की ज्यादातर इकोनॉमीज ओपन इकोनॉमी है, यानी वो एक्सटर्नली ट्रेड भी करती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करती हैं। तो फिर उस सिचुएशन में फॉरेन ट्रेडर का रोल भी आ जाता है। ओके जी, देन आज के लिए सफिशिएंट है। बाकी इंशाल्लाह फिर जो है वो कल हम इससे आगे नेक्स्ट क्लास में मंडे को कंटिन्यू करेंगे।